अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद असमत जामी। आज के मौज़ूआत की जानिब बढ़ने से पहले सैलाब की तबाहकारियाँ, हुकूमती इक़दामात, कौमी सतह पर ज़रई और मौसमियाती इमरजेंसी का नफाज, सियासत, इस सब पर बात करने से पहले एक अहम तरीन मौज़ू जो मेरे लिए, मेरे पूरे मुल्क के लिए, हर शहरी के लिए, इस धरती के लिए एक एजाज़ की बात। मेजर अदनान शहीद, SSG कमांडो, जिसने इस वतन का दिफा करते हुए, मेरी और आपकी हिफाजत करते हुए वो लाजवाल कुर्बानी पेश की है कि सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। यकीन जानिए दुनिया भर में फ़ौजें मौजूद हैं, दुनिया भर में जवान मौजूद हैं, अपनी अपनी मुल्क की मोहब्बत में सिपाही लड़ते हैं, लेकिन ऐसी मिसाल ढूंढने से नहीं मिलती कि बन्नू में जब दहशतगर्दों ने हमला किया कंपाउंड के ऊपर, तो ये मेजर अदनान था जो अपने साथी के ऊपर लिपट गया ताकि वो दहशतगर्दों की फायरिंग से महफूज रहे, खुद गोलियां खाएं। और जब CMH में जाकर ज़ख्मी हालत में आंख खुली तो पहला सवाल अपने साथियों बारे पूछा कि उनकी तबीयत कैसी। और जब जामे शहादत नोश किया तो उसी के अजीज़ व कारब का एक ऑडियो नोट है जो पब्लिक सुन रही है, जिसमें वो मुबारकबाद पेश कर रहे हैं उसकी कंपनी, उसके दोस्तों को और अपने अहले खाना को। और जब उसे रुखसत किया तो मनाजिर भी देखने वाले थे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अदनान खान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। हिम्मत, जज्बा, जोश, जुनून और ईमान की ऐसी मिसाल तारीख में ढूंढने से नहीं। हमें फ़ख्र है मेजर अदनान की शहादत पर, हमें फ़ख्र है मेजर अदनान के अहले खाना पर, उसके माँ बाप पर, और ये पूरा मुल्क मेजर अदनान की कुर्बानियों का ता क़यामत मकरूज़ रहेगा। इस नौजवान को, इस बहादुर सपूत को मेरा, मेरी टीम का और पूरे मुल्क का सलाम। थैंक यू मेजर अदनान। अब आ जाते हैं उन चैलेंजेस की जानिब जो हमें दरपेश है। कौम, दहशतगर्दी तो है ही, वो है सैलाब। यहाँ 3 दरिया जब चनाब, रावी और सतलुज बेफरे सूरत हाल आपके सामने थी। सतलुज में बार बार पानी के रैले छोड़े जा रहे हैं। अब ये तीनों दरिया जब इकट्ठे हो रहे हैं जनूबी पंजाब में, तो जलालपुर, पीरवाला हो, मुजफ्फरगढ़ हो, मुल्तान हो, कई जगहों पर शगाफ डालने की तैयारियां हैं। अगले 3 रोज़ मुल्तान और गिरदनवाह के लिए इंतहाई ख़तरनाक और अहम साबित हो रहे हैं। यही नहीं बल्कि ये सैलाबी सूरत हाल और बारिशें और मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान के शहरों को भी बुरी तरह से मुतासिर कर रही हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए आज ही ये फैसला सामने आया है कि मुल्क भर में प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि मौसमियाती और ज़रई इमरजेंसी का नफाज करती है। चंद रोज़ पहले बिलावल इसकी डिमांड कर रहे थे, हम भी अपने प्रोग्रामों में इस जानिब तवज्जो दिला रहे थे। सैलाब की कवरेज के बाद जो हमने देखा, यही अर्ज़ कर रहे थे कि इमरजेंसी का नफाज किया जाए। लेकिन बड़े शहर, बिलखुसूस कराची का जब जिक्र करें तो बारिश जैसे ही वहाँ होती है शहर डूब जाता है। कल रात जो कुछ हमने देखा, नदियाँ बेफर गईं, मलीर नदी हो, लियारी नदी हो, मोल नदी हो, ये तमाम इलाके बेफर गए। कुछ अहम शाहराएँ हैं जिनका नाम भुट्टो शहीद से मंसूब है, वो भी डूब गईं, इस सैलाब की नज़र हुई। लेकिन इस बीच हमने मेयर कराची को भी देखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी देखा, हुकूमती जवाब, वजाहतें और अपोजिशन के एतराज़ात भी देखे। अहम सवाल वही रहता है कि क्या वजह बनती है कि कराची में बारिश हो तो पूरा शहर की नज़र हो जाता है, इंतज़ामात नाकाफ़ी साबित होते हैं। इसे बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है पाकिस्तान पीपल्स सीनियर रहनुमा मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शैला साहिबा, आपकी जानिब तो बाद में आऊँ क्योंकि आपने तो देना है जवाब। पहले ज़रा सवाल सुन लें हम, वो भी हलीम आदिल शेख साहब की ज़ुबानी। शेख साहब, कल रात मैंने आपको भी देखा है, आप भी शहर में बाहर निकले हुए थे। ये हुआ क्या है? क्योंकि मेरे पास जो डिटेल्स हैं उसमें बारिश तो वाकई रिकॉर्ड हुई है। सुरजानी में बिलखुसूस 143 मिलीमीटर, फिर गुलशन मामार में 109, गुलशन हदीद में 92। तो ये बारिश तो वहाँ हुई और इसके बारे में NDMA ने इत्तला भी दी थी, महकमा मौसमियात ने भी इत्तला दी थी। व्हाट वेंट रॉन्ग? कल रात शहर का मंजर क्या था और अब क्या कराची निकल आया, सेफ जोन में वापस आ गया? बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अहम मामले पर बात की है। चूंकि कराची ये वो शहर है जो तकरीबन 65% इस मुल्क के रेवेन्यू में इस शहर का टैक्स पेयर पैसा देता है। अराउंड 90 to 95% ये शहर कराची के रहने वाले, कराची की बिजनेस कम्युनिटी, वो सूबे के भी जो बजट होता है उसमें अपना हिस्सा डालता है। लेकिन अफसोस के जब सिर्फ कराची को एक वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझा जाता है और कराची पे कुछ दाना नहीं दिया जाता, कराची पे जब खर्च नहीं किया जाता, तो फिर देखिए कुदरती आफात का, एक तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि कुदरती आफात का मुकाबला कौमें किया करती हैं
वो हम भी कह रहे हैं, हमारा लीडर जेल में बैठा हुआ कह रहा है, और हम कह रहे हैं कि इसको बहैसियत कौम इसका मुकाबला करना है। बिल्कुल ठीक। ये हमारा बिल्कुल एक वाज़ेह बात है कि कुदरती आफात का मुकाबला हुकूमतें नहीं कर सकती, हमें करना है। लेकिन दूसरा एंगल ये है कि क्या हम उसकी तैयारी करते हैं? क्या अगर आफत तैयारी नहीं थी क्या? ये हम उस अंदाज तैयारी नहीं थी क्या? देते हैं उसको, उस अंदाज से हमारा जो सरकारी रिस्पॉन्स मैं कह रहा हूं कि तैयारी नहीं थी क्या? वो है। मैं रात की बात करता हूं आपसे। देखिए, मैं भी काफी अरसे से, हमारी शैला बहन है, वो सब जानते हैं कि हम ग्राउंड पे होते हैं, वही पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सीनियर है हमसे, हम भी कुछ छोटे से वर्कर हैं, कि पता होता है कराची को क्या होने जा रहा है। अच्छा, कल हमें पता था कि जब थदो डैम में पानी आता है तो किस तरफ से आता है, वहां से लट डैम में जब भर जाता है तो पानी कहां से आता है। वो एक पुरानी हिस्ट्री है। ये एक ढोरा था जो हमारे यहाँ सिंध की जब उसमें कह सकते हैं, एक ढोरा था जिसके ऊपर आबादियां मुख्तलिफ बन गई हैं, उस पे पानी आना होता है, उसको मैनेज किया जा सकता है। 17 साल हो चुके हैं। हर 4-5 साल बाद सादी टाउन एक ऐसा एरिया जो उसके गुजरगाह पे बना, क्यों बना, कैसे बना, वो अलग क्वेश्चन है, किसने बनाया, लेकिन उसके ऊपर ये पानी आता है। बेचारे घरों के लोग 3-3, 4-4 फुट घरों में पानी चला जाता है, फर्नीचर तबाह हो जाते हैं। जो जो नुकसान आपने लाहौर में देखा है, बहुत कुछ देखा है। उसके बाद क्लाउड ब्रस्ट हुआ, केपी में भी हमने देखा, पेशावर में भी देखा, लाहौर में भी देखा, इस वक्त जलालपुर में भी चल रहा है, साउथ पंजाब में, पूरे पंजाब में। लेकिन जब इतना बड़ा शहर, इतने बड़े फंड्स, उसके बावजूद गुज़िश्ता रात क्या था, पानी आया, उस वक्त सुपर हाईवे पे मैं मौजूद था। कोई इंतजामी ना कोई अफसर था, ना कोई था। मोटरवे के पुलिस वाले जिनका अपना अफसर डूबा हुआ था, वो सुपर हाईवे को, वो जो बीच वाली वो लगे होते हैं उसकी रुकावटें, उसको खुद ही हटा रहे थे बगैर किसी मैनेजमेंट के। ना वो डीसी साहब, ना कमिश्नर साहब, ना कोई मेयर साहब, ना कोई और जिम्मेदार। और मैं उस वक्त कह रहा था रात 3 बजे ये सादी टाउन डूबेगा। उसके बाद मेयर साहब आए, उन्होंने कहा सब ठीक है, कुछ नहीं है, टॉर्च लगा के देख रहे थे, और ये हुआ। आज सुबह हम दोबारा 10 बजे वहां मौजूद थे कि सादी टाउन के अंदर 3-3 फुट पानी मौजूद है। और इस तरीके से कई वो नशेबी इलाके जो कि इन नदियों के साथ रास्तों पर उसको उसके करीब थे। अब मैं शैला साहबा का जवाब भी तो ले लूं ना, मैं जवाब ले लेता हूं। देखिए शैला साहबा, आपने उनके जी, मैं आता हूं ना आपके पास, आता हूं, जरा उनका जवाब भी मैं ले लूं ना साथ, वो भी तशरीफ रखती हैं, उनका जवाब पहले ले लें। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि क्लाइमेट चेंज है, पूरी दुनिया की टेम्परेचर में 1 डिग्री का डिफरेंस आया है, और 25% पाकिस्तान में बारिशें ज्यादा हो रही हैं। भारत जिसने 71 से खिलाफ वर्जी करते हुए डैम पे डैम बनाए हैं, लेक बनाई है, वो पानी को नहीं संभाल सके। बहुत बुरा सूरत हाल है। एक बात, जब केपी में आए तो चाहे डंडे बहकर आए, चाहे कुछ हो, चाहे दरियाओं के रास्तों के जो है होटल जो कि गैर कानूनी है वो टूट जाए तो कुदरती आफत, पंजाब में आए तो कुदरती आफत, कराची में, सिंध में आए, कराची में जहाज ऊपर रहे 1.5 घंटे, दूसरी जगह उतारे जाएं, जमीन पे गिरे तो हमारी नाअहली। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रही हूँ, केर थर का जो सिलसिला है वहां पे जबरदस्त बारिश हो रही है, उसकी वजह से तुगयानी है, जिसका एक असर तो आपको दादू की साइड पे आएगा, बाकी ठट्टा सजावल और कराची में आएगा। ये जो लठ नदी, गडाप नदी, लियारी नदी में तुगयानी आई है, ये इसको हम क्या करें। अब रही बात आपकी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने शाहराह भुट्टो का जिक्र किया, जो टिकटॉक डाल रहा है ना, तो जरा देखें कितने लेवल से वो काटा है उसको, और वो अंडर नहीं, आप फरमा रही है शाहराह भुट्टो का एक हिस्सा नहीं बहा क्या? शाहराह भुट्टो का अंडर कंस्ट्रक्शन जो एरिया था उसको बाकायदा कट भी लगाया है, और जो अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया होता है उस पे सीमेंट वगैरह नहीं होती, पहले उसको रेती बजरी से उसका एक ट्रैक बनाया जाता है, उसको भी कट लगाया गया है। जिसने टिकटॉक बनाई है वो ये छुपाना भूल गया कि कितने लेवल से कटा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात जो है मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सादी टाउन है ये किस जमाने में बना, और जिस वक्त बना था उस वक्त कौन लोग कराची पे काबिज थे जो 30 साल रहे, और ये नहीं बनना चाहिए था। अच्छा, ये नहीं बनना चाहिए था, ये कोस्टल बेल्ट पे। और इस वक्त भी जो हमें मुश्किलें आ रही हैं पूरे पाकिस्तान में, चाहे केपी में हो, पंजाब में हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर इसके हिसाब से नहीं है, मुवाफिक नहीं है। फिर भी जो हमें मसला आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि हमारे जंगल काटे जा रहे हैं, हमारे दरियाओं के रास्ते पे
रिजॉर्ट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, हमारे नालों के ऊपर चाइना कटिंग करके घर बना दिए गए, ठीक बात है, बागीचे बदल दिए गए। तो फिर ये जो 60% इस सबका तदारुक किसने करना था, अगर ये आपके इल्म में है? अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं चाह रही थी आप ये सवाल करें। जो 60% हमें नुकसान पहुंच सकता था वो 90% पहुंच रहा है। कराची, खानेवाल से कराची तक, इसको स्टडी करें, ये मैरी टाइम ट्रॉपिकल डेजर्ट है, बिल्कुल है, जिसमें एक साल में अगर बर्फबारी भी हो तो 10 mm। अब यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 40 mm का है। अब बात यह है कि आपको ये सब करना है, लेकिन बहुत देखें, अलीम आदिल तो इस वक्त फारिग है ना, वो अपने घर के पास नहीं, फारिग कैसे हैं? डिप्टी कमिश्नर वगैरह फारिग कहां से आपने करार दे दिया उन्हें? प्लीज, वो अपने पूरे कराची को इधर उधर को देख रहे थे, तो वो देर से पहुंचे होंगे, लेकिन रेस्क्यू तो गवर्नमेंट ही कर रही है ना। मैं जो बात करना चाह रही हूँ आपसे वो ये करना चाह रही हूँ कि आप बात कर रहे हैं कराची की, जो 2023 की सूरत हाल थी उससे काफी बेहतर हमने किया, काफी बेहतर। हलीम साहब, आपने जवाब सुन लिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, बिल्कुल कराची का सिर्फ, एक मिनट, आखिरी जुमला कह रही हूँ, आखिरी जुमला, कराची का सिर्फ 40% हिस्सा KMC है, 60% जो है कैंटोनमेंट है। तो प्लीज कराची के तीतर, इसमें PTI के पास भी कुछ टाउन है, और पिछली बारिश में सारे पेपर चल चुके हैं कि किस किस को कितने पैसे। नहीं, हलीम साहब, आपको जवाब मिल गया। आपको जवाब, जमात इस्लामी भी तनकीद कर रही है, 17-18 साल का ही ताना दे रही है आपको। उनके मैंने हाफिज नईम रहमान साहब के ट्वीट्स भी देखे हैं। हलीम साहब, आपको जवाब मिल गया। वो कहते हैं आप ताखीर से पहुंचे होंगे, और जो शायरा भुट्टो की आप जिक्र कर रहे हैं वो कहती हैं कि वो अभी कुछ मकामात से अभी कच्ची थी और उसे काटा गया ताकि बहाव हो सके। सादी टाउन का उन्होंने जिक्र किया कि हमारे दौर में नहीं बना, और फिर 60% कराची तो कंटोनमेंट के पास है। मैं खुद शारा भुट्टो पर होकर आया हूं। अच्छा। और मैं बताता चलूं कि पिछली जो 10-15 दिन पहले बारिश आई थी, उसमें जो शारा भुट्टो जो कायदाबाद तक जो चल रहा है, उसके पुश्ते बड़ी तादाद पे कट गए थे, जो कि रातों रात उन्होंने ठीक किए थे। और ये जो एरिया है, ये मलीर वाला उसका जो समझे कि जामकोट के करीब वो ट्रैफिक के लिए नहीं खुला था, लेकिन वो कट नहीं लगा है, वो बगैर कट के वहां, चूंकि वहां डैम था, डैम के ऊपर गलत प्लानिंग करके उन्होंने बना दिए। 54 अरब का प्रोजेक्ट है ये। इसके जो रेट्स दिए गए हैं, वो जो जर्मनी और यूरोप में जो रोड के रेट जिस अंदाज से होने चाहिए, उस किस्म 54 बिलियन का प्रोजेक्ट है। और पिछली बारिशों में ऑपरेशनल रोड जो थी, डैम की जगह के ऊपर ये सड़क बन गई थी, जामकोट और मलीर के पास, जहां से वो कटी है सड़क। क्या कह रहे हैं जी, बताइए क्या कह रहे हैं? मैं अगर दुरुस्त समझाऊं तो आप गालिबन ये कह रहे हैं कि ये 54 अरब की जो सड़क है, ये कोई डैम की गुजरगाह या उसके आसपास कहीं बनी है, जामकोट के करीब जो बह गई है। जी, मैं खुद मलीर से, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है हमारी, मैं वहां गया, मुकामी लोगों ने बताया कि जिस जगह वो डैम की जगह थी वहां ब्रिज बनना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने जब ये रोड बना दी तो डैम, तो आपको पता है दरिया, वो फिर वो लाहौर की सोसाइटी हो, जो भी दरिया अपनी जगह लेते हैं, वो KP। ये तो शैला रजा साहबा, ये तो बड़ी अहम गलती और नक्स की जानिब निशानदेही कर रहे हैं। चैलेंज करती हूँ, किस बात? मैं चैलेंज करती हूँ, पीपल्स पार्टी ने सिंध में 100 से ज्यादा डैम बनाए हैं, लेकिन ये जगह डैम की नहीं है। और ये जो कह रहे हैं बार बार, इसमें दो तरफ से या दो साइड जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी। इसमें पहले भी ये बात कही गई थी, उस वक्त भी ये बयान दिया गया था कि जी आप अंडर कंस्ट्रक्शन साइट की बात कर रहे हैं। और कल भी जो है, अगर आप, जिसने टिकटॉक बनाई है, किसने बनाई है, टिकटॉक को देख लें, जो बना लेते हैं फारिग है वेले, तो वो उसको बड़ा लेवल से कट है। अच्छा। बड़ा लेवल से कट है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बड़ा दर्द रखते हैं सब कराची के लिए। PTI गवर्नमेंट में K4 के मंसूबे के लिए एक पाई नहीं दी गई, कराची के लिए कोई पैकेज नहीं दिया गया। S3 के मंसूबे के लिए, जो कि सीधा सीवरेज का मंसूबा है, उसके लिए एक पाई नहीं दी गई, बल्कि कहा नहीं देंगे। फिर हम उसे एक्निक में ले गए। कराची को कभी उन्होंने बहैसियत वजीर आजम, इनके लीडर ने विजिट नहीं किया, जबकि वहां से एक सीट भी ली थी। और मैं एक और बात बताऊं, सिंध के जितने भी मंसूबे थे, उसको इन्होंने, जो फेडरल और प्रोविंशियल होते हैं, वो वहीं रोक के इन्होंने। शैला साहबा, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि वो 1100 अरब का पैकेज भी अनाउंस हुआ था कराची के लिए खान साहब के दौर में? उसमें से 11 रुपए भी नहीं मिले, 11 रुपए, उसमें 11 रुपए भी नहीं मिले। और मैं आपको एक बात बताऊं, सिंध गवर्नमेंट ने, एक मिनट में बात करूं, सिंध गवर्नमेंट ने
एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक से जी। 6 साल पहले 203 मिलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर के जो है मंसूबे हैं, जिसमें नेबरहुड है, क्लिक है, स्वीप है, और उसके हिसाब से ही काम हो रहा है। अब जाहिर है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इंडिया के गुजरात के अलावा पाकिस्तान का सिंध जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 6ठे नंबर पर है। हम पे दुनिया एतमाद करती है। ठीक है, हलीम आदिल शेख साहब, एक तो वो कह रहे हैं जो शायर भुट्टो की आप जिक्र कर रहे हैं उसकी उन्होंने वजाहत की है कि ये डैम की जगह पे नहीं है वो शाहरा जहां से टूटी है। फिर वो टिकटॉकर को मौजूद इल्जाम ठहरा रही हैं कि उन्होंने ठीक एंगल से वो वीडियो नहीं ली। तो जरा दोबारा उसमें उनका अनाड़ीपन नजर आ रहा है। कल सही एंगल से दोबारा ले लेंगे जाके, ये इनकी गिला भी दूर कर देंगे। चले मैं छोटी सी ब्रेक का जवाब आना और फिर शैला साहबा का भी हम मजीद तबसरा इसमें शामिल करेंगे इस मौजूद प्रोग्राम में। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हलीम आदिल शेख साहब और मोहतरमा शैला रज़ा साहबा शरीक गुफ्तगू। कराची की सूरत हाल है, एतराज़ात हैं और जवाब हैं हुकूमत के, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के। शेख साहब, ब्रेक मुझे इसलिए लेना पड़ गई कि जब आप गुफ्तगू फरमा रहे थे तो सोर्स आपका हो गया फ्रीज। अब वी कैन हियर यू, वी कैन सी यू प्रॉपरली। बात ये हो रही थी कि शैला रज़ा साहब एक तो जवाब दे रही थी और साथ आपको मशवरा दे रही थी कि टिकटॉक दोबारा बनाएं। टिकटॉक जो आप लोगों ने बनाई वहाँ पे शायरा भुट्टो की, वो ठीक नहीं बनाई आपने। दूसरा शिकवा कर रही थी कि जब खान साहब का दौरे हुकूमत था तो कराची को 1100 अरब में 11 रुपए भी नहीं मिले। तो ये तो बात दुरुस्त कर रही है शायद। चलिए मैं तो बताता हूँ, तो शुक्रिया अगर इन्होंने मेरा एंगल ठीक कराने की बात की है। तो चूंकि हमारा पैसा है, कराची से 22 में से 21 सीटें हम जीते हैं, तो हमारे वोटर्स का पैसा है, हमारे लोगों का पैसा है। हम दोबारा कल ठीक एंगल से और मजीद क्लियर करके अच्छी सी वीडियो बना देंगे और बताएंगे कि 54 अरब का प्रोजेक्ट जो कि ये शायरा भुट्टो है, ये पहले चलता हुआ रोड भी टूट गया था, इस दफा दूसरा टूट गया और कोई ये शिगाफ डाला नहीं गया। ये वहां डैम के ऊपर इन्होंने बनाया 54 बिलियन का प्रोजेक्ट है और बहुत सारे, और हम तो इसका नहीं, वो शैला साहिबा तो आपको चैलेंज कर रही है कि ये डैम की जगह नहीं है। मैं आता हूँ 1100 अरब की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए जी, सबसे बड़े मैं आपको गिनवाता जाता हूँ। 3 नाले, गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला FWO की मदद से 36 अरब की लागत से बने। ग्रीन लाइन आई, फ्रेट टर्मिनल का इफ्तिताह हुआ, पैसे रखे गए। सर्कुलर ट्रेन का इफ्तिताह हुआ, पैसे रखे गए। K4 जिसको ये लोग बर्बाद करके बैठ चुके थे, K4 को ठीक कराया गया, दोबारा वापडा के हवाले किया गया, उसके ऊपर काम शुरू हुआ। उसके अलावा मोटरवे के लिए तकरीबन 300 अरब रुपए रखे गए। वो रद्द कर रही है आपकी दलील को, अब आप बात पूरी कर लें। निकाल के लेकर चले गए तकरीबन 450 शैला रज़ा साहिबा, आप तो बड़ी जिम्मेदार शख्सियत हैं। आप कह रही हैं 1100 अरब में से 11 रुपए नहीं लगे। वो तो शेख साहब ने तो एक लंबा मिजानिया आपको बता दिया। मैं आपको देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको एक बात बता रही हूँ कि फेडरल के जो मंसूबे थे जिसमें एक्सपो सेंटर की एक्सटेंशन, और मैं आपको मंसूबे लेके नाम बता देती हूँ, इन सबको इन्होंने बंद करके अपने MNS और MQM के MNS के लिए 15-15 करोड़ अनाउंस किए। जो हैदराबाद की जो लाहौर तक मोटरवे की एक्सटेंशन है उस पे जो जहां पे 10 करोड़ रखे जाने थे, इन्होंने 1 करोड़ रखा और वो मिले नहीं। ये बहुत एक गलत तरीका इनके जमाने में सेट हुआ। जब नून लीग की गवर्नमेंट गई तो उस वक्त 27 बिलियन के प्रोजेक्ट थे जो सिंध के पास थे। जब इनकी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने 5 बिलियन के प्रोजेक्ट दिए और 59 पानी की स्कीम्स में कराची को सिर्फ 2 स्कीम दी। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदार खातून हूं और बजट को बहुत रट के बैठ के फिर मैं एज मिनिस्टर स्पीच किया करती थी, और मैं ये बहुत संजीदगी से बता रही हूं कि इन्होंने K4 में एक पाई नहीं दी, S3 को हम एक्निक में ले गए। और एक बात मैं बताऊं कि ये बड़ी बातें कर रहे हैं इस वक्त कराची में। जो हमने सबसे बड़ी बात की है, 30 साल MQM रही, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने सन 65 के बाद दूसरी लाइन कराची को पानी की दी थी। इसके बाद हमने हब से जो है एक पानी का मंसूबा दिया है। जामगंडों में हमने जो है वो बायोमीथेन का पाकिस्तान का बिल्कुल करना, बिल्कुल ठीक। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि आपके लोगों के पास कुछ टाउन्स हैं, वहां की थोड़ी सी हमें हकीकत बता
बता दें कि अच्छा, क्या काम किया। एक सेकंड ठहरे, किन कौन से टाउन्स की बात कर रही हैं? जमात के पास भी टाउन है अभी कराची में, अभी भी जमात के पास भी टाउन है। और बाकायदा पिछली जो बारिश थी, जो पहला इससे पहले जो स्पेल आया था, जब इन्होंने बातें चलाई थी, तो बाकायदा जो है गवर्नमेंट पेपर्स दिखाए गए थे कि किस किस को कितने अरब कहाँ गए हैं। शेख साहब, जो बात कर शिकवा आप हुकूमत से कर रहे हैं, बात कर रही टाउन्स आपकी जमातों के पास हैं। जी बात पूरी होने देखिए, मैं एक बात और भी करना चाह रही हूँ। अगर नाले खुले हुए ना होते जी पहली बारिश में, तो 5 से 3 घंटे में पानी ना उतरता। अच्छा, नाले खुले हुए थे, नालों की कैपेसिटी 40 mm है। और मैं यह बहुत संजीदा बात कर रही हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो मसला है, हमें उसे देखना होगा। ऐसा ही है, हमारी कोस्टल बेल्ट पे, हमारे नालों पे, हमारे जंगलों में जो आई टेंड टू एग्री विद यू, बट मुझे ये आपने बड़ा अहम नुक्ता बयान कर दिया ना कि अभी भी कुछ टाउन्स आप कह रहे हैं कि पीटीआई के पास हैं, उनके हकायक सामने आने दें। शेख साहब, आप तो उन पे इल्जाम लगा रहे थे, वो तो मामला उल्टा होता दिखाई दे रहा है मुझे। वो निशान साहब मेरी बात सुने जी, जामी साहब मेरी बात सुने। 40% कराची का केएमसी के पास, जी मैंने आपने पहले उसमें भी जमात के पास टाउन है, पीटीआई के पास टाउन। मैं इनसे पूछ देख लें कहाँ मसाइल है। जहां पीपल्स पार्टी नहीं है वहां मसाइल है। वो शेख साहब, जहां पीपल्स पार्टी नहीं है वहां मसाइल है, जहां आप हैं या जमात इस्लामी है वहां मसाइल है। कौन से टाउन है आपके पास जिसकी हकीकत जानने? दोनों चीख रहे हैं। अच्छा अब शेख साहब आप जी मैं आपको दे रहा हूं माइक। ओवर टू यू सर, नहीं होता, ओवर टू यू सर, ओवर टू तो आवाज नहीं आ रही है, वो ओवर टू यू सर। जी आप मुझे बात करने दीजिए। देखिए, मेरा टाइम मेरा दीजिए जी, प्रॉपर, तो मैं भी सुनूं, ऐसा नहीं प्रॉपर सर, मुझे बात करनी। देखिए, बात ये है, 3 टाउन है पीटीआई के पास, एक सदर टाउन है, एक औरंगी टाउन है, एक शाह फैसल टाउन, सिर्फ 3 टाउन। इनके पास पूरी हुकूमत है 18 साल से, और उन 3 टाउन, मैं बता रहा हूं ना आपसे, मैं तो कह रहा हूं कि जी 30,000 अरब आए, 10,000 अरब की करप्शन हुई। मैं कहता हूं कि कराची को कचरा कुंडी बना दिया। मैं कहता हूं हमारे दौर में 1100 अरब आए। मैं कहता हूं कि हमने 3 बड़े नाले को काम कराया इमरान खान साहब ने। मैं कहता हूं केसीआर इफ्तिताह किया। मैं कहता हूं K4 को शुरू कराया, फ्रेट टर्मिनल को अनाउंस किया, और उस दफा इंटीरियर सिंध में मोटरवे को लेकर आए। 300 अरब रुपए रखे गए थे, जिसमें मोटरवे स्कैंडल सुना होगा। अगर पैसे ना आते तो इनके डीसी किधर से खाते? वो पैसे चेक्स के थ्रू निकाल के खा गए। वो कहां से लोग आए थे? वो कहां से लोग आए थे जो करप्शन करके भाग गए थे? हम बता रहे हैं केएमसी क्या कर रही है। हम कह रहे हैं थोड़ी सी बारिश आती है, हर गलियों में, अल्लाह माफ करे, गटर बनी होती गलियां। केएमसी क्या करे? केएमसी इनके पास, टाउन्स इनके पास, हुकूमत इनके पास, हर चीज इनके पास। हमारे टाउन में कुछ बताइए कहा क्या? बिल्कुल बताइए हमें। मैं कहना चाहता हूं, क्या कराची को उसका हक दिया गया? क्या 30,000 अरब इनको नहीं मिले? क्या 10,000 अरब की जो इरेगुलरिटीज, जिनको हम करप्शन कहते हैं, वो नहीं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आई? नहीं आई तो बताएं। क्या कराची को इस दफा सिर्फ 8 अरब रुपए दिए गए? क्या कराची वालों के साथ पूरा आप चले, कराची में खड्डे, गटर लाइनें खुली हैं, खड्डे हैं, एक अजाब है। हमने अपने दौर में 1100 अरब के काम कराए। झूठ से कुछ नहीं होता, झूठ के पैर नहीं होते। वो सस्टेनेबल क्यों नहीं थे? अभी तो गई आपकी गवर्नमेंट, सस्टेनेबल क्यों नहीं थे? मैं आपसे बात सुन रहा हूँ, आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। जो चाहे आप बात कीजिए। किसने कह दिया नया आप लोगों का एक वो इलाके डूबे में है या सही है? 47 के ऊपर काम कराए करनी है। वो शायला साहब आप पूछ रही हैं जिन इलाकों में आपने काम करवाया वो डूबे हुए हैं या बचे हुए हैं? बिल्कुल, आप लोगों ने लोगों को दे दी है, हमारी सीटें आप लोगों ने कब्जा करा दी है। आप लोग एक गलत रिजीम के अंदर बैठे हुए हैं। आप लोग जो है ना वो अलग होते हैं। और जो मैंने कहा कि हमने बाकायदा सोशल मीडिया पे चलाया है कि किस किस टाउन में कितने दिए गए, हमने बाकायदा चलाया है। हद तो ये है कि इनके लोग नजर भी नहीं आए अपने टाउन में रेस्क्यू करते हुए, जबकि हर एक नहीं। शेख साहब तो बाहर निकले हुए थे, मैंने खुद रात देखा इन्हें। देखें, रात निकले ना, इससे पहले वाले स्पेल में कहां थे? और मैं ये जो M9 है, ये तो चले फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया था ना, इसमें भी कट लगाना पड़ रहा है ना। पानी इतना है कि आपको करना है। मैं यही कह रही हूं कि ये तो वही बात है कि पीटीआई के लोग हमारे साथ बैठ के कहते हैं चनाब और रावी पे आपने डैम क्यों नहीं बनाए, फिर उन्हें समझाना पड़ता है नहीं, चनाब और रावी पे डैम नहीं बन सकता यहाँ पे। बिल्कुल ठीक, ये उन्हें समझाना पड़ता है। फिर इन्हें ये भी समझाना पड़ता है कि आपकी पूरी गवर्नमेंट में 12-13 साल में केपी में सिर्फ एक मेट्रो बनी थी, सबसे छोटी लेंथ और सबसे कॉस्टली, जिसके अभी तक गड्ढे जो स्विमिंग पूल बन जाती है बारिश में।
तो ये भी समझाना पड़ता है। और फिर ये भी समझाना पड़ता है कि COP29 में पाकिस्तान के सिर्फ 2 प्रोजेक्ट थे एनवायरनमेंट के, रिड्यूस कार्बन इमिशन के, वो पूरे वो दोनों सिंध के थे। लेकिन वो शेख साहब कह रहे हैं कि 1100 अरब लगा है कराची के ऊपर। एक मिनट, एक मैंग्रोव्स का और एक वाइट बस का। इनसे पूछें कि हमारे पास ये पहली दफा मेयरशिप आई है, 30 साल MQM के पास थी, 30 साल। कराची तो हमें बना हुआ मिलना चाहिए था। शेख साहब आप ये शेख साहब ये इस बात में वजन है। इन्होंने तो अपने जो मंसूबे थे फेडरल और प्रोविंशियल वो रोक के अपने लोगों को पैसे दिए और उन्होंने यूसीओ पे छोटी छोटी सड़कों पे खर्च किए। अच्छा मैं उनका लास्ट, और आज वो सब डूबे। चलिए बहुत बिल्कुल ठीक। शैला साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने जवाब दिया। हलीम आदिल शेख साहब आपके बहुत शुक्रिया, आपने मसाइल की निशानदेही की, बहस हुई जो आपने देखी। इसका फैसला कराची का शहरी कर सकता है कि एग्जैक्टली उसकी प्लाइट क्या है, हाउ ही और शी इज सफरिंग। ये जो अर्बन फ्लडिंग आती है उसके तनाजुर में हुकूमती इंतजाम क्या काफ़ी हैं या हलीम आदिल शेख साहब की जो सवालात हैं, एतराज़ात हैं वो काफ़ी हैं। रह गई शायरा भुट्टो का मामला, तो उस पर तय ये पाया कि दोबारा नए सिरे से टिकटॉक बनाएंगे हलीम आदिल शेख साहब और दिखाएंगे, क्योंकि उनका दावा है कि ये डैम की जगह है। शैला रज़ा साहब ने इस दावे की तरदीद। यहाँ एक मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद एक ऐसा मौजू जो आप सबसे बराह रास्त जुड़ा होगा, क्योंकि दूध हम सब के लिए इंतहाई अहम। सैलाब की वजह से दूध कहाँ से पैदा हो रहा है जबकि माल मवेशी बह रहा है, और कितने जाली कारखाने पकड़े जा रहे हैं, होशरुबा हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सैलाब की सूरत हाल है, ज़ाहिर बात है ये कुदरती आफत है, पूरा मुल्क इसकी जद में है। इस बीच में हम देखते हैं कि माल मवेशी बह रहा है, रेस्क्यू भी किया जा रहा है, उसके लिए चारा है नहीं। इसके बावजूद कि पाकिस्तान चौथा या 5वां बड़ा मुल्क है जहाँ दूध की पैदावार होती है और हमारा इसमें बड़ा इन्हिसार है, बड़ी डिपेंडेंसी है। दूध, दही और उसकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी मामूलाती ज़िंदगी का आम हिस्सा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी तबाही और सैलाब में जबकि लाखों मवेशी डूब गए हैं और उस तरह से दूध की तरसील शहरों में मुमकिन नहीं रही, उसके बावजूद लाहौर जैसे बड़े शहर, पंजाब के दीगर बड़े शहर, वहाँ पे दूध कहाँ से आ रहा है। उस सिलसिले में खबरें सामने आई कि कई एक कारखाने जहाँ पे जाली दूध बनाया जा रहा था वो पकड़े गए। 10 से ज़ायद तो कल शाम तक की मेरे पास इत्तला है। डिटर्जेंट हो, बनास्पति ऑयल हो या दीगर फार्मूले हों, वो लगा के जाली दूध बनाया जाता है जो शहरियों तक पहुँचाया जाता है। यही नहीं बल्कि इसी बहरान में जो ग़ज़ाई अजनास हैं, जो बिलखुसूस गोश्त के मामलात हैं, उससे जुड़ी जो इंडस्ट्री है, वहाँ भी 2 नंबरी की जा रही है, वहाँ भी आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज मैंने ज़हमत दी है मोहम्मद आसिम जावेद साहब को। आप DG हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के, सोचा कि उनसे बराह रास्त गुफ्तगू की जाए। आज बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जाली दूध इतने लाख टन हमने पकड़ लिया, बहा दिया नहरों में, 4.5 लाख टन की मुझे इत्तला मिल रही थी कल रात तक। सबसे पहले तो नाज़रीन को ये समझाएं कि जाली दूध बनता कैसे, ये बुनियादी सवाल। देखिए जो जाली दूध है ये बेसिकली जो है ना स्किम मिल्क पाउडर, उसके साथ लोग जो है घी या ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसकी फ़ैट को बढ़ाने के लिए। उसके साथ फार्मालीन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल्स का, ताकि उसकी शेल्फ़ लाइफ को ज़्यादा किया जाए। और उसके बाद थोड़ी सी कभी शुगर या उसके अंदर सॉल्ट मिला दिया जाता है उसकी बाकी जो कॉम्पोजिशन है उसको पूरा करने के लिए। तो इसके 10 बड़े नेटवर्क्स हमने पूरे पंजाब में पकड़े और तकरीबन सैलाब के दिनों में ये माफिया ज़्यादा एक्टिव हो गया। उसकी वजह जैसे आपने ख़ुद भी तस्करा किया कि हुआ इस तरह से कि जानवरों की जो है वो डिस्प्लेस हुए और जिसकी वजह से जो सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हुई। तो माफिया को एक दफ़ा से दोबारा इस चीज़ को जो है वो कैपिटलाइज करने का मौका मिला। तो हमने बर वक्त कार्रवाई करते हुए पिछले तकरीबन 15 दिन में 20 अगस्त से जो है वो आपको पता है सैलाब की जो है वो चल रहा है। तो हमने उस वक्त से लेकर अभी तक तकरीबन 150 FIRs जो हैं दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ जो हैं वो की हैं। आप उससे अंदाज़ा लगाएं, 150 FIRs का मतलब है कि 150 मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पे जाली दूध बन रहा था। जी बिल्कुल, जाली दूध बन रहा था और वो शहरी पी रहे थे और शहरी उसको पी रहे थे। फिर हमने क्या किया कि हम समझ लें कि हमने यूजली ये देखा था कि छोटे मोटे होते हैं यानी इंडिजिनस किस्म के कारखाने जो खुद हाथों से मिलावट की जा रही होती है। आप कह रहे हैं बाकायदा मशीनें लगी हुई हैं?
बाकायदा मशीनें लगी हुई थी, और उसके अलावा ये कि 20-20 हज़ार लीटर के टैंकर, 15-15, 18-18 हज़ार लीटर का टैंकर, सारा जाली, सारा जाली। और उन्होंने अपने जो है वो फैक्ट्री के अंदर जो है मशीनें रखी हुई हैं जिससे वो उसकी फ़ैट और SNF पूरी करते हैं और उसके बाद उसको गाड़ी को वहाँ से निकालते हैं। तो हमने ये तमाम नेटवर्क्स को अल्लाह का शुक्र है ब्रेक किया। लाहौर में हमारी जो है 44 FIRs हैं पिछले 15, सिर्फ लाहौर में, सिर्फ लाहौर में। यानी आप कह रहे हैं कि लाहौर के 44 मकामात पर जाली दूध बेचा जा रहा था? बिल्कुल। और उसके अलावा बेचा जा रहा था या सप्लाई हो रहा था? सप्लाई हो रहा था या बेचा जा रहा था। उसके अलावा हमने तकरीबन जो है वो 50 के करीब गाड़ियां जो है वो पकड़ी, उनको कानून के मुताबिक हमने सीज किया, जो लाहौर में आई, जो लाहौर में आई। और लाहौर में जो हमने दूध डिस्कार्ड किया पिछले 15 दिन के अंदर, वो तकरीबन 2.5 लाख लीटर से ज़्यादा था। और 2.5 लाख लीटर दूध लाहौर में आपने जाली पकड़ा। मैं सुन के हैरान हो रहा हूँ। उसको तलफ किया। और मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये नेटवर्क जो था उकाड़ा में, कसूर के इलाके चूनिया के अंदर, उसके अलावा कसूर के वाखारा, ये सुन लें कि जाली दूध किन इलाकों में बनता है, वहाँ पे, उसके अलावा समंदरी में, उसके अलावा साहिवाल में, बहावल नगर में रऊफ़ भट्टी और मकसूद भट्टी के नाम से एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। उसके अलावा हासिलपुर में नेटवर्क था, चन्योट में नेटवर्क था, उसके अलावा चन्योट में खसूसी तौर पर बवाना में, फैसलाबाद के मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है वो नेटवर्क था, रावलपिंडी के अंदर ये नेटवर्क था। और हमारी टीम्स जो है पिछले 15 दिन से राउंड द क्लॉक काम कर रही हैं। बहुत सिफारिशें आई, बड़ा प्रेशर्स आए, लेकिन CM साहबा का हमें जो है वो एक डायरेक्शन है कि ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट दिस मिलावट माफिया। और हमने फिर इसके ख़िलाफ़ जो है वो पूरे पंजाब में एक्शन ले रहे हैं। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हम अपने कानून के अंदर भी अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, मिलावट को नॉन बेलेबल ऑफेंस करार दिलवा रहे हैं, और जो सज़ाओं की मियाद है उसको बढ़ा रहे हैं, ताकि इन लोगों की मिसाल के तौर पर अगर ये आपने कसूर से, चूनिया से या पत्तों की उकाड़ा से, बहावलपुर से, जहाँ भी आप बता रहे हैं, वहाँ पे एक जाली दूध बनाने वाला कारखाना पकड़ लिया, उसके खिलाफ अभी क्या कार्रवाई होती है और अभी क्या सजा उसे मिलती है? देखिए, ऐसा होता है कि उसके खिलाफ जब मिलावट साबित हो जाती है, क्योंकि हम लैब टेस्ट करते हैं, उसमें वेजिटेबल फैट जो कि बनाई गई होती है, जो अपना वेजिटेबल ऑयल है या घी है, उसकी मिलावट से जो की गई होती है वो सामने आ जाती है। उसके बाद हम FIR में देते हैं। FIR के बाद कानूनी कार्रवाई जो है वो उसके खिलाफ चलना शुरू हो जाती है। कोर्ट्स नॉर्मली इन लोगों को बेल दे देती हैं। अब हमने ये किया कि जिन के ऊपर भी 2 से ज़्यादा FIRs हैं, एक तो हम उनके लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं, दूसरा हमने IG पंजाब साहब को रिक्वेस्ट करके इनको अरेस्ट भी करवा रहे हैं, और इंशाल्लाह हम इनकी जो है वो बेल्स भी नहीं। लेकिन आसिम साहब, सबसे अहम सवाल ये नहीं है कि ये दिन दिहाड़े ऐसे कारखाने लग कैसे जाते हैं? देखें, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो इस तरह से कि बहुत से कारखाने हमने उन इलाकों में जाके पकड़े जो कि नो गो एरियाज़ हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई दरिया या नदी है, उसके अंदर किसी जगह पे हाइड आउट में ये कारखाने जो है वो काम कर रहे होते हैं। हमने इसको बड़ी जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड एक नेटवर्क कायम किया, हमें इंफॉर्मेशन टाइमली मिली, उसके हवाले से जब भी कोई गाड़ी चल रही होती है तो हम अपने हिसाब से 3-4 अगले वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो उसकी डेस्टिनेशन से पहले आते हैं, वहाँ पे अपनी टीम्स को जो है। मुझे एक बात बताएं, अहले लाहौर के लिए बिलखुसूस जगह जगह यहाँ दूध दही की दुकानें खुली हुई हैं और वहाँ पे दावा किया जाता है कि खालिस दूध सिर्फ यहाँ से मिलेगा। क्या लाहौर के शहरी इन आम दुकानों से खालिस दूध ही खरीदते हैं या गड़बड़ है? एहतियात करें। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि ओवरऑल पूरे पंजाब में हमने 1 माह पहले जो है वो 12,500 सैंपल्स लिए, बिग सैंपल साइज़ है, उसमें 74% दूध जो था वो ठीक आया। लेकिन अब जो 26% गैप है वो बहुत बड़ा गैप है, एक चीज़। दूसरा ये है कि ये मिलावट माफिया स्पेशली सैलाब की वजह से जो सप्लाई लाइन डिस्टर्ब हुई उसमें ज़्यादा एक्टिव हुआ। तो इस वजह से हम इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर पूरे पंजाब से इस क्योंकि हुआ ये ना कि आप देखें, चावल हो, गंदम हो, दीगर अजनास, उनकी कीमतों में इजाफा हुआ, सब्जियां महंगी हुई हैं क्योंकि सप्लाई लाइन ख़राब हो गई, ज़रई ज़मीन हमारी डूब गई। यहाँ सिर्फ कसूर में 78,000 एकड़ ज़ेर आब आया है। तो और कहा भी जा रहा है पाकिस्तान बिजनेस फोरम की जानब से कि कुछ 60% कम होंगे चावल इस तबाही की वजह से। तो बुनियादी कॉमन सेंस का सवाल ये पैदा होता है कि बाकी अजनास नापैद भी हो रही है, महंगी हो रही है, लेकिन दूध की सप्लाई नहीं कट रही, तो इसलिए शक ज़्यादा होता है कि ये सारा जाली दूध है।
जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। और हम देखें ना कि पिछले 15 दिन में लाहौर में 44 FIRs हैं। अभी भी हमने गाड़ियों को स्पुर्दारी के बावजूद भी जो है ना वो वापस नहीं किया। उसकी अपील हमने हाई कोर्ट में फ़ाइल की है, उसको हम फाइट कर रहे हैं। हम इस माफिया के खिलाफ हर हद तक जाएंगे और इनको जो यहाँ से आलमी रेगुलेशंस हैं दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से, उसका कंपैरिजन पाकिस्तान से किया जाए, डोंट यू थिंक सो कि यहाँ सज़ा जज़ा का अमल भी कमज़ोर है? देखिए बहुत कमज़ोर है। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि सज़ा जो है उसको मैक्सिमम किया जाए और उसको इंश्योर किया जाए। और अगर ऐसा होगा, मैं कहता हूँ कि अगर एक बंदा जो कि जिसके ऊपर 10-10 FIRs हैं, ये रऊफ़ भट्टी, मकसूद भट्टी, इस तरह के जो नए कौन लोग थी हैं, मकसूद भट्टी? ये वो लोग हैं जो 1 लाख लीटर डेली जो है वो दूध जो है आर्टिफिशियल सप्लाई कर रहे थे, बना रहे से थे। ये बेसिकली बहावल नगर से हैं। बहावल नगर में इनका जो है वो नेटवर्क था और काफ़ी मतलब एक गहरा नेटवर्क था और दूर एरिया में था, जिसका बहुत से लोगों को पता ही नहीं था। उसका हमने पता कर, अब अभी तक वो अरेस्ट नहीं हो सके। मैं पुलिस से गुजारिश करूंगा, इनके ऊपर 10 से ज़्यादा FIRs हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, चकवाल में भी हैं, पिंडी में भी हैं, बहावल नगर और में, ये फैसलाबाद पता नहीं में। कब से काम कर रहे थे? ये कब से काम कर रहे थे और जो है ना इनको अरेस्ट होना चाहिए और इनकी बेल नहीं होनी चाहिए। एक सवाल बुनियादी आम शहरी के लिए कि लेट से मैं लाहौर किसी दुकान से दूध खरीदने जाता हूँ तो मुझे कुछ शिकायत महसूस हो रही है, तो वो क्या करें फौरी तौर पर? देखिए 2 चीज़ें, एक तो ये है कि 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है, 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है पंजाब फूड अथॉरिटी का, उस पर इतला दी जा सकती है। दूसरा ये है कि हम पंजाब फूड अथॉरिटी हेड क्वार्टर में फ्री मिल्क टेस्टिंग करते हैं। आप किसी भी वक्त वहाँ से जाकर टेस्ट करवा सकते हैं। वो गधे के गोश्त का बड़ा मसला पड़ा हुआ था, लाहौरियों पे पहले इल्ज़ाम खामखा आता है, तो यहाँ अब क्योंकि गोश्त की कमी भी होगी, जानवर मवेशी तो बहर है, अल्लाह माफ़ करे इसाफत से, गोश्त ठीक मिल रहा है लाहौर में? देखिए गोश्त कम से कम गधे का नहीं मिला, एक चीज़। दूसरा ये है कि बिल्कुल पक्की बात है, उसकी वजह है कि गधे का गोश्त तकरीबन जो बीफ है उससे तकरीबन 4 गुना महंगा है। अच्छा, तो कोई अफोर्ड नहीं करता। ठीक है। और दूसरी बात यह कि हमारी गोश्त के हवाले से बड़ी सख्त विजिलेंस है। पिछले 8 माह के अरसे में हम तकरीबन 7,25,000 केजीज़ गोश्त डिस्कार्ड कर चुके हैं और तकरीबन 300 से ज़्यादा हमारी गोश्त के हवाले से FIRs हैं। तो हम अब इसमें बहुत मेहनत से बेस्ट ऑफ लक सर कि आप ये काम करें, एटलीस्ट अवाम जो खाते हैं वो तो खालिस मिले, जो पीते हैं दूध के नाम पे वो तो खालिस मिले इंशाल्लाह। आपसे मजीद गुफ्तगू होगी। आज के लिए बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ है। नाज़रीन, लाइव जामी से आज इतना ही। अगले प्रोग्राम में मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।